नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 90.4 आगरा की आवाज पर मैं पूजा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम आपके बीच लेकर आए हैं कार्यक्रम स्वस्थ बाण, जिसपे हम आपको रूबरू कराते हैं अपने एक खास विशेषज्ञ से और उनके साथ हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं किसी एक खास मुद्दे पर, एक खास टॉपिक पर। और जैसा कि आपको पता ही है कि इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में हम 3 मुख्य विषय पर बात करते हैं। सबसे पहला है ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा है जच्चा बच्चा स्वास्थ्य और पोषण, और उसके साथ ही साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन पर हम बातचीत करते हैं। हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट से हम आपको अब तक रूबरू करा चुके हैं, और ये मैं खास तौर से बताना चाहूंगी कि आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जो हमारे रेडियो को सुनने के साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमारे इन सभी एपिसोड को देख रहे हैं और बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और जानकारियां ले रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत, क्योंकि आज हमारे बीच एक और बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच हैं डॉक्टर एस.के. लवानिया जी, जो हैं डायरेक्टर एसटीडीसी आगरा। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। एसटीडीसी यानी कि स्टेट टीबी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर, मैंने सही कहा सर? राइट। तो सर, शुरुआत करते हैं इसी से। एसटीडीसी क्या है सर? एसटीडीसी देखिए एक स्टेट टीबी डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग सेंटर है, और ये इंस्टीट्यूट अपने आप में एक अनोखा इंस्टीट्यूट है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र इंस्टीट्यूट है ये, स्टेट राज्य स्तर का इंस्टीट्यूट होने के कारण हमारा काम जो है टीबी के सभी जो भी डॉक्टर्स हैं, टीबी की प्रोग्राम में जो भी हमारा स्टाफ काम कर रहा है, उन सभी को ट्रेनिंग देना। साथ में मरीजों का जो काम होता है उसमें हम जो है लैब का काम करते हैं, जिसमें हम जो है लैब की टेस्टिंग होती है। इसमें मरीजों की टीबी के बारे में पता लगाया जाता है, और साथ में जो ये भी पता लगाया जाता है कि इसमें टीबी की बीमारी को ठीक करने के लिए कौन से दवाइयाँ काम करेंगी। तो कुल मिला के हमारा ट्रेनिंग एंड लैब का काम मेन है। इसके अलावा टीबी एक्टिविटी को पूरे राज्य में सुपरवाइज करना, ये भी एक हमारा काम है। साथ में टीबी एक्टिविटी को एडवोकेसी करना, ये एक हमारा काम है। तो कुल मिला के इतने सारे कार्य जो है एसटीडीसी के द्वारा देखे जाते हैं, और आपको बहुत ही ये खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश का ये एसटीडीसी पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 है। अभी जो एक वर्कशॉप हुई थी जिसमें पूरे भारतवर्ष में जितने भी एसटीडीसी इस्टेब्लिश्ड हैं हर राज्य में, सारे राज्यों से एसटीडीसी के प्रतिनिधि डायरेक्टर आए हुए थे। वहाँ पर एक डिस्कशन हुआ और उसमें ये निकल के आया कि उत्तर प्रदेश की एसटीडीसी एक सराहनीय कार्य कर रही है, जिसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी दर्जा दिया गया। वाह, क्या बात है सर! इसके लिए आपको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे बीच आगरा एसटीडीसी से डायरेक्टर डॉक्टर एस.के. लवानिया जी हमारे बीच हैं। तो सर, आपने ये तो बताया कि एसटीडीसी क्या है और क्या काम करती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितनी एसटीडीसी काम कर रही है सर? उत्तर प्रदेश में मैंने अभी जैसा बताया आपको कि ये राज्य की केवल एक एसटीडीसी है, और पूरे राज्य में 1 या 2 एसटीडीसी होती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश चूँकि एक बड़ा राज्य है, तो यहाँ 2 एसटीडीसी की अपेक्षा की जाती है। तो हो सकता है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में दूसरी एसटीडीसी गोरखपुर में एस्टैब्लिश हो जाए। वाह, क्या बात है! तो हमारा क्षेत्र क्या रहता है आगरा और आसपास? देखिए, अभी तो ये मान के चलिए कि जो एसटीडीसी है, इसमें ट्रेनिंग का कार्य तो हम जो है पूरे राज्य के सभी 75 जिलों को हमारे यहाँ से दिया जाता है। लेकिन लैब का जो काम है, लैब जो एस्टैब्लिश्ड है, इसको बोलते हैं आईआरएल लैब। और आईआरएल लैब जो है एक आगरा में है एसटीडीसी, दूसरी जो है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में है। तो हम यहाँ से 39 डिस्ट्रिक्ट को सर्व आगरा से करते हैं। वाह, पूरे बहुत अच्छा, उत्तर बहुत प्रदेश। अच्छा। सर, एसटीडीसी लैब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए हमारे दोस्तों को हाँ, कि बिल्कुल। ये क्या काम करती है, किस तरह की होती है? देखिए, आईआरएल लैब जो है हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी उच्च स्तरीय लैब है। इसमें टीबी के कीटाणुओं की जांच की जाती है। टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत ही एक मिस्टीरियस बैक्टीरिया है। इसको पहले ये पता करना कि पेशेंट में टीबी का बैक्टीरिया मौजूद है कि नहीं, पेशेंट के सैंपल में, पहले हम लोग ये पता करते हैं। ये पता करने के बाद जो है फिर हम ये देखते हैं कि उस बैक्टीरिया में कौन सी जो है दवा काम करेगी।
उसको जो है एलपीए टेस्टिंग बोलते हैं, लाइन प्रोब ऐसे। तो लाइक फर्स्ट लाइन एलपीए होता है, सेकंड लाइन एलपीए होता है। फर्स्ट लाइन एलपीए में जो फर्स्ट लाइन की ड्रग्स हैं जैसे रिफेम्पसिन, आईएनएच, थियोमेटिडोल, पायराजीनामाइड, इनके बारे में पता लगता है। और सेकंड लाइन की जो एलपीए होती है उसमें ये पता लगता है कि सेकंड लाइन की जो ड्रग्स हैं वो कितना काम कर रही हैं। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि डिटेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई एंड एडिशन अपार्ट फ्रॉम दिस सेंसिटिविटी एंड रेजिस्टेंस, ये भी हमें जो है हम पता लगा लेते हैं, जिससे पेशेंट को मैनेज करने में, ट्रीट करने में हमको बहुत आसानी रहती है। जी, जी। यानी कि सर बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो जो सैंपल लिए जाते हैं आगरा और जितने क्षेत्र हमारे पास हैं, उनकी टेस्टिंग आगरा लैब में होती है और जो क्षेत्र लखनऊ के आसपास आते हैं वहाँ उनके जी लैब जी में टेस्टिंग जी। होती है, जो सैंपल्स लिए जाते यस। हैं। बलगम की जाँच होती हाँ, है सर? बलगम की जांच होती है, उसमें कोई भी सैंपल, जैसे अगर किसी को फेफड़ों की टीबी है तो हुँ, उसमें हमें सैंपल मिलेगा बलगम। हुँ, मान लीजिए किसी को ब्रेन की टीबी है, मेनिंजाइटिस है, तो हुँ, उसमें हमें सीएसएफ, रीढ़ की हड्डी में से पानी निकाल के टेस्टिंग करते हैं। हुँ, हुँ, मान लो किसी को गांठों की टीबी है तो गांठों की टीबी के लिए हम गांठ जो लिम्फ नोड होते हैं उसमें से पस को एस्पिरेट करते हैं और उसको सैंपल के लिए लगाते हैं। हुँ। तो जिस टाइप की टीबी होती है उसी टाइप का सैंपल लेके हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो सर अगर हम अपनी लैब की बात करें, तो कितने समय में उसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है? यस। देखिए, इसमें एक सीवी नेट टेस्ट जो होता है वो आपका रिजल्ट 24 घंटे में मिल जाता है, और जो फर्स्ट लाइन एलपीए के जो टेस्टिंग रिपोर्ट है वो आपके 1 हफ्ते के अंदर मिल जाती है, और जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी की रिपोर्ट्स है वो हमको जो है लगभग 6 वीक्स में मिलती है। वो काफ़ी लंबा प्रोसेस यस। है। अच्छा डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी आप हमें दे रहे हैं और कुछ अलग ही बात मुझे पता चल रही है, तो थोड़ा ये भी हमें बताइए कि कितनी तरह की ट्यूबरक्लोसिस होती है? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस कितनी तरह की होती है ये डिपेंड करता है कि किस साइट पर हो रही है। डिपेंडिंग अपॉन साइट इसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है टीबी का। अगर फेफड़ों को टीबी ग्रसित करती है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी टीबी, और फेफड़ों के अलावा दूसरी जगह किसी शरीर के किसी भी हिस्से को टीबी अगर ग्रसित कर रही है तो उसको बोलेंगे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो ब्रॉडली टीबी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है। तो इसमें ये देखते हुए कि अगर लंग्स प्रभावित हो रहे हैं तो पल्मोनरी टीबी, और अगर लंग्स के अलावा कोई शरीर का दूसरा हिस्सा प्रभावित हो रहा है तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। तो डॉक्टर साहब लंग्स के जो टीबी होते हैं, उसके एक बहुत ही कॉमन से जो सिम्पटम है वो है खाँसी आना, यस, लंबी खाँसी। बिल्कुल। लेकिन जो अदर देन लंग्स जो हमें इन्फेक्शन होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, उसके क्या सिम्पटम्स रहते हैं? देखिए, इसमें एक डिपेंड करता है कि किस साइट पर टीबी हो रही है। मान लीजिए गांठ की टीबी हो रही है, लिम्फ नोड टीबी जिसे कहते हैं। पल्मोनरी टीबी के बाद अगर कोई टीबी कॉमन है तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में वो लिम्फ नोड की टीबी सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब लिम्फ नोड टीबी में अब पेशेंट आपको सिम्टम देगा कि कहीं पर कोई भी जो है लिम्फ नोड उभर के आ जाएगा, तो पेशेंट क्या है, गांठ या सूजन लेके आएगा, और मोस्टली ये गर्दन में ज़्यादा होती है, नेक में, या फिर एक्सिलरी रीजन में ज़्यादा हो सकती हैं, या ग्रोइन में ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये कॉमन तौर पे ये देखा गया है कि जांघों में गांठें होना, बगल में गांठें होना, गर्दन में गांठें होना, इसके साथ साथ आपको पेशेंट को लो ग्रेड फीवर आना, पेशेंट को भूख कम लगना, पेशेंट का वजन कम होना, ये कुल मिला के इस तरह के सिम्टम जो है पल्मोनरी टीबी के अलावा दूसरी टीबी जो होती है, खास तौर से लिम्फ नोड टीबी में देखने को मिलता है। हुँ। इसके अलावा ब्रेन की टीबी है तो उसे पेशेंट को फीवर भी आ सकता है। फीवर के साथ साथ गर्दन में अकड़न हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन कि अगर पेट की टीबी है तो पेट में दर्द भी हो सकता है, बोन की टीबी है तो बोन में से पस निकल सकता है। तो साइट जो भी इन्वॉल्व होगी उसके आधार पे स्पेसिफिक सिम्टम आएंगे, और बाकी जनरलाइज सिम्टम के लो ग्रेड फीवर होना, वेट लॉस होना, लॉस ऑफ एपिटाइट होना, ये आपके कॉमन सिम्टम सब में जी, मिलेंगे। जी, जी। तो ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि अगर कहीं पर भी आपको कोई परेशानी महसूस हो रही है तो इग्नोर मत कीजिए। यस। आप ये मत समझिए कि वो थोड़ा हड्डी का दर्द है या कुछ भी है, आप उसको तुरंत की तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। हमारे सभी सरकारी जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर ये सारी सुविधाएँ यानी टेस्ट की सुविधाएँ, डायग्नोस की सुविधाएँ और ट्रीटमेंट भी सरकार की ओर से मुफ्त प्रदान किया यस, जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब जैसा कि ये ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग एक बैक्टीरिया से फैलता है, जी। उस बैक्टीरिया के बारे में कुछ बताइए? देखिए, ये बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई, और इस बैक्टीरिया की एक खासियत होती है
कि ये बैक्टीरिया जो फैलता है मोस्टली पल्मोनरी टीबी के जो पेशेंट होते हैं उनके द्वारा खांसने पे ये बैक्टीरिया जो उनका बलगम होता है उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं जो कि खांसने पे वो एयर में ट्रांसमिट फैलते हैं। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी रोगी के कांटेक्ट में आए और वो ड्रॉपलेट्स को अपनी सांस के माध्यम से इनहेल कर ले तो वही ड्रॉपलेट्स जिसमें कि टीबी के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो फेफड़े में जाके सेटल हो जाते हैं और फेफड़े में सेटल होने के बाद स्वस्थ व्यक्ति में ये रोग पैदा कर सकते हैं टीबी का। जी, जी। क्या ऐसा भी होता है कि जो छोटे बच्चे हैं, जब वो बढ़ती उम्र उनकी आ जाती है और अगर वो कम पोषण लें, कम खाना-पीना करें, क्या तब भी या वो इससे प्रभावित हो जाते हैं? यस, देखिए इसमें एक बात मैं बड़ी स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा। टीबी का जो बैक्टीरिया होता है भारत में आप अगर ओवरऑल ये देखेंगे कि इन्फेक्शन फैलना, एक किसी मरीज को इन्फेक्शन लगना और साथ में अगर दूसरा ये कहा जाए कि रोग होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। जी। इन्फेक्शन जो है मोस्टली इंडिया में 40% पॉपुलेशन को इन्फेक्शन है टीबी का। जैसा कि आपने कहा कि कोई छोटा बच्चा है या कोई भी हो एनीवन जिसको पोषित हो, कुपोषण जो है जिस बच्चे में या जिस एडल्ट में इन्फेक्शन होगा, कुपोषण उस इन्फेक्शन को उभार के रोग में तब्दील कर देगा। तो आप ये मान के चलिए कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कुपोषण होने के कारण कम हो जाती है, जिसकी वजह से टीबी का इन्फेक्शन रोग में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कुपोषण जो है इन्फेक्शन टीबी कर सकता है, बिल्कुल जी, ये भी सही उसका बात एक रीज़न है। है। तो क्या ये बैक्टीरिया सभी लोगों के अंदर होता है? क्या उसे ये मदद मिलती है कुपोषण जैसा की मैंने वजह से? अभी आपको बताया कि इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन की इंसिडेंस इंडिया में 40% है। 40% लोगों को आप ये मान के चलिए कि इन्फेक्शन हो जाता है अपने जीवन काल में कभी न कभी टीबी के बैक्टीरिया की वजह से। लेकिन ये बात यहाँ पर अहम है कि ये हमको सभी को जानना ज़रूरी है कि कुपोषण और जितनी भी इम्यूनिटी कमज़ोर करने वाली बीमारियाँ हैं, वो जो है इस इन्फेक्शन को रोग में तब्दील कर पाती हैं। बैक्टीरिया को कभी भी मौका मिलेगा लाइफ में उसके, तो वो जो है इन्फेक्शन से रोग में तब्दील हो जाएगा। तो आपने जैसा पूछा कि भाई इन्फेक्शन कितने लोगों में होता है, तो मैं कहूँगा 40% में होता है। फिर आप ये पूछते हैं कि भाई अपने जीवन काल में इन 40% में से कितने लोगों को रोग हो जाता है, तो मैं कहूँगा इस 40% में से मान लीजिए 2 से 3% लोगों में रोग हो जाता है ये। जी। लेकिन ये 2 to 3% अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इन इंडियन पॉपुलेशन जो कि हमारे यहाँ 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ में अगर 2 to 3% अगर निकालेंगे तो ये करोड़ों में जाके बैठता है। तो लाइक इंडिया के कम्युनिटी पर ये टीबी के रोगियों का बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए टीबी रोग का तो इलाज हो ही रहा है, लेकिन सरकार का इस बात पर भी जोर है कि ये इन्फेक्शन जो 40% लोगों की इंसिडेंस है उसको कैसे कम किया जाए। इसके लिए एक टीपीटी स्कीम लाई जा रही है, टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी। टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी में एक गोली खिलाई जाएगी, इसका कोर्स चलेगा जिन उन लोगों को चलेगा जो कि टीबी का रोग होने के लिए या इन्फेक्शन होने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। जैसे कि उनके घर में किसी सदस्य को टीबी है, तो उसके परिवार के जो भी लोग हैं जो उसके साथ में रहते हैं या फिर जो रोगी अपने फैक्ट्री वर्कर है कोई, तो वहाँ पे किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत टाइम ज़्यादा निकालता है, तो उसके कांटेक्ट में ज़्यादा लोग आते हैं वर्किंग फील्ड में, तो ऐसे जो क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ पेशेंट्स हैं उनको जो है टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी दी जाएगी, जिससे कि इन्फेक्शन जो है रोग में तब्दील ना हो। उस थेरेपी में आपने बताया गोली खिलाई जाएगी। यस कब तक सर? इसके देखिए उसकी रेजिमेन है, एक INH है जो कि आजकल खिला भी रहे हैं मरीजों को, बच्चों को खासतौर से। कोई भी टीबी ग्रसित मरीज होता है उसके परिवार में अगर 5 साल से कोई छोटा बच्चा है तो उसको INH की एक टैबलेट खिलाई जाती है और ये 6 महीने तक खिलाई जाती है। रोज एक टैबलेट खिलाई जाती है जिससे कि 6 महीने तक खिलाई जाती है, इससे कि उसको बच्चे को टीबी ना हो। इसी तरह से और भी इसकी रेजिमेन है, वो आपकी जो 3 महीने तक चलती हैं। तो ये अभी जो है डिस्क्राइब करना तो अभी इसलिए सही नहीं है क्योंकि अगर अभी से हम डिस्क्राइब करेंगे जो कि अभी लागू नहीं हुई है, अब बहुत जल्दी लागू होगी तब जो है इसको डिस्क्राइब करें तो जो अच्छा रहेगा। लेकिन आजकल के टाइम में हम लोग INH बच्चों को खिला रहे हैं।
जी, टीबी जी। प्रिवेंट तो है। जैसा हमने बात की कि अगर बच्चे कुपोषित हैं, तो उनको ये रोग हो सकता है। यस। और क्या ऐसे ही डॉक्टर साहब जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं हमारे घर में, अगर वो भी उनका भी इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, यस। प्लस उनको बहुत सी और बीमारियाँ भी होती हैं जो जी। गैर संक्रमित होती जी, हैं, जी। तो क्या उनको भी ये रोग होने की संभावना ज़्यादा है? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जैसा बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं, उनमें अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो बिल्कुल डायबिटीज़ अपने आप में इम्यूनिटी कम कर देती है और रोग जो है टीबी का हो सकता है उनको। और इसके अलावा कैंसर अगर किसी पेशेंट को है, तो वो अपने आप में टीबी को उभार सकता है। इसके साथ-साथ न्यूट्रिशन तो आपने बताया ही, मालन्यूट्रिशन एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। इसके साथ-साथ जो है इम्यूनोसप्रेशन कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन चलती हैं जो कि पेशेंट की इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती हैं, तो वो एक अपने आप में एक कारण है। तो जी। ऐसे बहुत सारे कारण बड़े लोगों में भी मिलते हैं जो कि टीबी के रोग को, इन्फेक्शन को रोग में तब्दील करने में सहायक होते हैं। बहुत अच्छा। आज मैं आपको दोहराकर एक बार फिर बताना चाहूँगी कि हमारे बीच हैं डॉक्टर एस.के. लवानिया जी, डायरेक्टर एसटीडीसी आगरा यानी कि स्टेट टीबी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर। सर, आप हमें बहुत ही अलग और बहुत ही ख़ास जानकारी दे रहे हैं और ट्यूबरक्लोसिस पर ये जानकारी सभी को होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी भ्रांतियाँ मेरी भी दूर हुई हैं कि ये एक बैक्टीरिया से ही नहीं, ये मतलब संक्रमण से ही नहीं बल्कि आपको कुपोषण से भी फैल सकता है और ट्यूबरक्लोसिस लंग्स का ही नहीं, शरीर के और हिस्सों में भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, अब हम कार्यक्रम को बिल्कुल समापन की ओर ले जाएँगे, लेकिन उससे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, बहुत ही आसान से शब्दों में सभी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के क्या हैं सिम्पटम, क्या हैं प्रिकॉशंस और क्या है क्योर? देखिए पहले तो मैं एक बात यहाँ क्लियर ये कर दूँ कि जैसा अभी ये बताया कि कुपोषण जो है बीमारी को फैलाने में सहायक होता है, जिसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन सेटल हो। उस पेशेंट्स को इन्फेक्शन से डिज़ीज़ में, टीबी इन्फेक्शन से टीबी डिज़ीज़ में तब्दील करने में सहायक होता है। पहली बात तो ये, अकेला कुपोषण इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि कुपोषण जो है टीबी कर दे। हाँ, टीबी इन्फेक्शन होना ज़रूरी है, कुपोषण उसको एग्रेवेट करके उसको इन्फेक्शन को डिजीज में तब्दील कर देगा, उसको बढ़ाकर बड़ा रोग में बदल देगा। रोग में बदल देगा। बिल्कुल। पहली बात ये क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात जैसा आपने कहा कि आसान शब्दों में कहा जाए कि टीबी क्या है, टीबी का इलाज क्या है और और उसके हमें लक्षण। लक्षण क्या है और हमें क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम इससे बचा जा सके। देखिए इसके लिए मैं एक सिंपल बात कहूँगा कि कोई भी खांसी हो जिसमें बलगम आ रहा हो जो कि 15 दिन से ज़्यादा की हो, तो ऐसे सिम्टम को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है। दूसरी बात ये है कि मरीज को हल्का-हल्का बुखार रहता हो, लो ग्रेड फीवर और वो भी इवनिंग राइज फीवर, लो ग्रेड इवनिंग राइज फीवर, ये अपने आप में टीबी का एक बहुत हल्का पहचान है। यानी कि शाम के समय शाम के हल्का-हल्का दो बुखार हाँ, उसको दोपहर से और शाम के वक़्त जो है टीबी हल्का-हल्का बुखार आ रहा महसूस हो और होना। काफ़ी टाइम से हो रहा हो। जी। ठीक। इसके अलावा भूख नहीं लग रही हो, इसके अलावा वज़न कम हो रहा हो, साथ में पेशेंट को खून आ रहा हो खाँसी में, बलगम में खून आ रहा हो और रात में बुखार के साथ पसीना आता हो, तो ये कुल मिला के बड़े क्लासिकल टीबी के सिम्पटम हैं। तो अगर ये सिम्पटम किसी में पेशेंट में या किसी व्यक्ति में मौजूद हैं, तो इसको तुरंत जो है अपने टीबी की जांच ज़रूर करानी चाहिए किसी एक्सपर्ट ओपिनियन चिकित्सक की सलाह लेकर। दूसरी बात, डायग्नोसिस कैसे बनाई जाएगी? डायग्नोसिस के लिए सिंपल चिकित्सक की सलाह लीजिए। अगर खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है तो बलगम की जांच कराइए। ये जांच हर जगह आपकी फ्री होती है, सरकारी अस्पतालों में सब जगह फ्री है। सीबी नेट के नाम से बहुत ही अच्छी जांच है ये। इसमें आपका डिटेक्शन ये पता लगता है कि टीबी का बैक्टीरिया आपके उसमें मौजूद है कि नहीं आपके बलगम में, नंबर 1। उससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। इलाज के लिए देखिए बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरह से डायग्नोसिस इसकी हर जगह मौजूद है सरकारी हॉस्पिटल्स में, उसी तरह से इलाज इसका जो है गवर्नमेंट सिस्टम में हर हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके साथ-साथ इस तरह से अवेलेबल है, इतना डेडिकेटेड कि आपको पूरा कोर्स टीबी का जो है, जो कि लगभग 6 महीने सिंपल टीबी में चलता है। हालाँकि डीआर-टीबी जो रेजिस्टेंट टीबी होती है, इसका ड्यूरेशन 2 साल तक भी हो जाता है ट्रीटमेंट का। पूरा का पूरा कोर्स जो है, पूरा ट्रीटमेंट का बॉक्स जो है आपको एक पेशेंट को डेडिकेट हो जाता है और वो पेशेंट के लिए ही वो बॉक्स रहता है और उसके घर के पास जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता होगा
उसको दे दिया जाएगा, तो पेशेंट को बार बार उसके घर आने की ज़रूरत भी नहीं है, हॉस्पिटल आने की। स्वास्थ्यकर्ता उसके घर, पेशेंट के घर जाकर दवा खिलाएगा। तो एक दवा इलाज जो है हमारे यहाँ गवर्नमेंट सिस्टम में एनटीपी प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत ही अच्छा एक प्रक्रिया है। इसलिए मेरा ये सभी से निवेदन रहेगा, किसी को अगर टीबी की जांच करानी है गवर्नमेंट सिस्टम में जाके कराएं, इलाज अपना गवर्नमेंट में कराएं। रही बात रोकथाम की, रोकथाम के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मरीज को बस खांसते वक्त मुंह पे अपना एक रुमाल से अगर मुंह को ढक ले, तो इससे क्या होगा, इन्फेक्शन जो फैलता है खांसने के माध्यम से, वो जो है रुक जाएगा और इसका इन्फेक्शन फैलेगा नहीं पूरे वातावरण में, तो जिससे स्वस्थ व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं होंगे। खास तौर से अपने घर में इस तरह से ज़रूर ध्यान रखें, या आपका जो कार्यस्थल है जहाँ पर वर्किंग स्पेस में लोग क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो वहाँ पर खांसते वक्त मुंह पे ज़रूर कपड़ा रखें। तो ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मरीज इन्फेक्शन जो है कंट्रोल में रहेगा। रही बात आपको कब तक रखना है ये इस तरह से कपड़ा, आपका जैसे ही इलाज शुरू होगा, इलाज शुरू होने के बाद जो है ये देखा गया है कि 1 महीने के अंदर ये इन्फेक्टिविटी पेशेंट जो रोगी होता है उसमें काफ़ी कम हो जाती है, और 2 महीने के अंतर्गत ये ऑलमोस्ट शून्य के स्तर पर पहुंच जाती है। तो आप ये मान के चलिए, महीना 2 महीना इस तरह से दवा लेने के साथ साथ ये सावधानी बरतें, तो ये इन्फेक्शन भी आपका फैलेगा नहीं समाज में, आपके घर परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। तो अपना इलाज कराइए, अपने सभी लोगों का बचाव रखिए। ये जो है कुछ टीबी की बेसिक जानकारियाँ इस तरह से। जी जी, और दवा बिल्कुल 6 महीने तक लगातार हाँ, खानी है, दवा उसे को बीच में नहीं आपको छोड़ना है। या ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने मेरे को याद दिलाया कि रेगुलर ट्रीटमेंट पेशेंट को पूरा 6 महीने तक लेना है। पेशेंट का ट्रीटमेंट आपको बीच में ड्रॉप नहीं करना है। अगर कोई ट्रीटमेंट लेने के दौरान अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी खड़ी हो रही है, तो आप जो है हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से मिलें। उसके हिसाब से आपका इलाज जो है, कुछ एडिशनल टैबलेट्स बढ़ा दी जाएंगी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, क्योंकि ये देखा गया है शुरू में ये दवाइयाँ थोड़ा-सा एडवर्स ड्रग रिएक्शन कर सकती हैं किसी-किसी मरीज में। नॉर्मल नॉर्मली रिएक्शन से, नॉर्मल हाँ। रिएक्शन होती हैं, और वो नॉर्मली अमूमन 2 वीक्स में ठीक हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली सेटल हो जाती हैं, हमारी बॉडी उनको कोप अप कर लेती है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं, जिससे आपको घबराना नहीं चाहिए टीबी की दवाइयों के एडीआर से। तो आप जो है दवाइयाँ खाइए, इलाज कराइए, प्रॉपर एडहेरेंस, आप एडहेरेंस का मतलब ये है कि दवाइयाँ आपको रेगुलर 6 महीने तक खानी है, बीच में छोड़नी नहीं है। और अगर बीच में छोड़ते हैं तो वो ज़्यादा हाँ, गहरा संक्रमण बन जाता बिल्कुल। है। अगर आप, हाँ, एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि अगर कोई सामान्य टीबी का मरीज है, जिसको हम ड्रग सेंसिटिव टीबी बोलते हैं, अगर वो रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं लेता है, बीच-बीच में रोक-रोक कर लेता है, तो आप ये मान के चलिए उसकी जो सामान्य टीबी है, वो दवा प्रतिरोधक टीबी में तब्दील हो जाती है, और जिसको ट्रीट करना काफ़ी कठिन काम है। हालाँकि ट्रीटमेंट उसका भी है, लेकिन उसमें दवाइयाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं। थोड़ी सी दवाइयाँ, नंबर ऑफ पिल्स बढ़ जाती हैं, प्लस ड्यूरेशन भी ट्रीटमेंट का बढ़ जाता है। तो इसलिए फोकस ये रहना चाहिए कि टीबी आपको जैसे ही हो, एक बार में रेगुलर 6 महीने में दवा खा लीजिए, आप बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट ठीक हो जाएंगे। जी, तभी अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे, तभी आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2025 तक वो भारत देश को टीबी उन्मुक्त बनाएंगे। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इस सपने को अगर आप उनके साथ मिलकर साकार करना चाहते हैं, तो आप इन्हीं सब बातों का बहुत खास तौर पर ख्याल रखिएगा, जो कि डॉक्टर एस.के. लवानिया जी ने हमें बताई। तो आज हमने बात की है क्षय रोग पर, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट हमें मिल सकता है। सरकार की ओर से पूरे भारतवर्ष में, मैं आपको बताना दोहरा कर चाहूंगी ये कि ट्यूबरक्लोसिस का जितना भी टेस्ट है, जितने भी चेकअप्स हैं, वो सभी स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त हैं और बहुत जल्दी बहुत अच्छी सुविधा आपको मुहैया की जाती है। उसके साथ साथ सरकार आपको पोषण भी देती है, आपको पैसा भी देती है, 500 रुपए हर महीना उस पेशेंट को देती है, जिससे उसको ये ना लगे कि मैं घर बैठा हूं और कमा नहीं पा रहा। तो इस तरह से भी सरकार मदद करती है। आपको खाने पीने की चीजें भी मुहैया कराई जाती हैं। आप देखते ही रहते होंगे समाचार पत्रों में और न्यूज में कि कितनी हमारी सरकार एक्टिवली इस टीबी को खत्म करने के लिए काम कर रही है, देश में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, सब और। तो इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि बहुत ध्यान रखिए, कोई भी सिम्टम इस तरह के आपको दिखते हैं, आस पड़ोस में दिखते हैं,
तो उनका टेस्ट कराइए, ट्रीटमेंट लीजिए और थोड़ी सी सावधानी, साफ सफाई की सावधानी आपको बरतनी है। तभी हम सब मिलकर कह पाएंगे कि टीबी हारेगा, देश जीतेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में मैं आज हमारे खास मेहमान डॉक्टर एस.के. लवानिया जी, डायरेक्टर एसटीडीसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना थैंक चाहूंगी सर। आप चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे हमारे रेडियो के इस प्रयास और स्मार्ट संस्था के इस प्रयास स्वास्थ्य बाण के लिए? हाँ, बिल्कुल। मेरे को यहाँ आकर ये लगा कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं समाज में टीबी को लेकर जो है जागृति फैलाने का, निश्चित रूप से आप देश के लिए, समाज के लिए बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का सपना है कि देश और प्रदेश को टीबी मुक्त भारत बनाएं, तो इसमें आप बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए, हमारे साथ ये शो किया, ये जानकारियां शेयर की। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी फिलहाल पूजा को दीजिए इजाजत, होगी आपसे फिर से मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।